हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 12 की, दैट इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। और ये आता है हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेज एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे जो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी है जो हम यूज करते हैं जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे ह्यूमन का, दैट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बहुत अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, बहुत अलग अलग एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ये पोल्यूट करते हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने वाटर के बीच में कोई भी ऐसी चीज मिलाई, मान लो आपने सैंड जो है वो डिसॉल्व कर दी, तो ये जो वाटर होगा ये कहीं ना कहीं पोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और ये सूटेबल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये सैंड जो है इसमें कहीं ना कहीं जाकर डाइल्यूट हो जाएगी, जो इसको पोल्यूट कर देगी। और वैसे ही वो सैंड या कोई भी ऐसा जो अनट्रीटेड सीवेज है या कोई भी प्लास्टिक है, किसी भी टाइप का पोल्यूशन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो हम देखेंगे। एंड पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। तो इनको जो है वो हम डिटेल में देखेंगे और एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनके क्या कॉजेज हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी दैट वाज कंडक्टेड बाय एयर विजुअल। और उसके बीच में क्या था, एयर विजुअल और ग्रीन पीस जो है, ये दो बहुत बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिससे ये पता लगता है कि 18 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड, मतलब मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें टॉप 20 जो हैं उनमें से 18 जो है सिटीज वो हमारी इंडिया में आती हैं। तो इससे आप पोल्यूशन का लेवल जो है वो सोच सकते हो। वैसे ही क्या कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के, तो इसमें आ जाते हैं कंबस्शन ऑफ कोल एंड डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड सीवेज डिस्पोजल। तो ये सारे जो है वो म्यूनिसिपल हमारा वेस्ट जो है उसकी वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जो हमारे घर से गार्बेज आता है, उसको क्या करते हैं वो थोड़ा आउटर एरिया में जाकर जो है सिटी के डंप कर देते हैं, जो डायरेक्टली जब सन रेडिएशन में आता है तो वो हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया, लेड एंड एल्हाइड्स एंड एस्बेटोज एंड बेरिलियम। उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, कॉजेस वेरियस डिसीजेज, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉज स्मोक इन सिटीज, एसिड रेन इन सर्टन, कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग्स। कि बिल्डिंग्स जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो येलोइश होने लग गया है, जो उसका जो मार्बल है जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, वो मार्बल जो है वो स्लाइट येलोइश होने लग गया है। वो भी एक एयर पोल्यूशन और एसिड रेन का कॉज है, क्योंकि वहां पर जो है जो हमारे पास आगरा वाली बेल्ट है वो सारी जो है बहुत ज्यादा लेदर के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज हैं जिनसे जो स्मोक निकलता है, जो इंडस्ट्री से जो एक केमिकल वेस्ट निकलता है उसकी वजह से जो वो एयर पोल्यूशन करता है, तो उस वजह से एसिड रेन देखने को मिली और जो हमारे ताजमहल का कलर था वो स्लाइट येलोइश हो गया। तो ये जो है बिल्डिंग्स को भी एक नुकसान कर सकता है, और साथ ही साथ जो हमारी रेस्पिरेटरी, मतलब आपको सांस लेने में आपकी जितनी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एयर पोल्यूशन से हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। प्लांटेशन, यूज ऑफ फिल्टर्स इन इंडस्ट्री, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो जिसको भी नहीं पता कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो इन पे भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। एंड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, अगर आप जहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि 10 लोग हैं वो डेली अपने ऑफिस जाते हैं अपनी अपनी कार से, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 कार्स यूज हो गई। अगर यही एक ऑफिस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दे, तो ये जो 10 लोग हैं वो एक बस में ही जा सकते हैं। तो ये 10 जो कार्स का है वो एक बस जो है वो पोल्यूशन होगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जितने भी हमारी बसेज हैं उनको हम सिटी पे ले आए, या फिर हम रेगुलरली जो हमारा एक हम बोलते हैं ना पोल्यूशन चेक करना होता है, कि पोल्यूशन चेक होता है हर व्हीकल का, उसको जो है अच्छे से मेंटेन कर लें।
तो नेक्स्ट जो पोल्यूशन है हमारे पास वो है वाटर पोल्यूशन, और ये होता है सीवेज डिस्पोजल की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का मेजर जो पोल्यूटेंट है, जो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का, वो क्या है, तो वो है अनट्रीटेड सीवेज। कि जो हमारे यहाँ से जितने भी सीवरेज हैं वो जितने भी जाकर जो है वो बिना किसी रेशन के जो वाटर में डंप किए जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। वैसे ही अर्बन रन ऑफ एंड टॉक्सिक एफ्लुएंट्स रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर लैंड से कैसे होगा कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड में हमारे पास केमिकल डलते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोले कि फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ये सारे डायरेक्टली जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ में जब पानी डाला जाता है तो वो एक रन ऑफ होता है हमारी एक रिवर सोर्स में। तो वो क्या होगा, जितना भी केमिकल होगा सॉइल में जब पानी डालेंगे तो वो जो है फ्लो होकर कहाँ जाएगा, हमारे किसी भी वाटर सोर्स जो यहाँ पर अवेलेबल होगा उसमें चला जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये हमारी छोटी सी स्ट्रीम होगी या कोई कनाल होगी वो किसी बड़ी रिवर में जाके जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है। इसके पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑर्डर सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया, यूरिया, क्लोराइड, ग्रीस एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स। तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये मेजर जो है या तो वो अनट्रीटेड सीवेज की वजह से होता है या फिर वो रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स। पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वाटर बोर्न डिसीजेज, डायरिया, इंटेस्टाइन वर्म्स एंड हेपेटाइटिस, और 1/4 डिसीजेज आर कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। क्योंकि एयर एंड वाटर ऐसे सोर्सेज हैं जो आप डेली कंज्यूम करते हो, आप बिना एयर और बिना वाटर के नहीं रह सकते। इसी वजह से जो मेन कॉज होता है, जो मेन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो हमें एयर एंड वाटर के देखने को मिलते हैं। अगर वाटर पोल्यूशन के सोल्यूशन की बात करें तो कंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रीट द वेस्ट बिफोर रिलीज टू द स्ट्रीम फ्रॉम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर हम अपने फार्मर्स को जो है वो अवेयर कर दें अबाउट फर्टिलाइजर्स की उसकी डायरेक्ट जो है वो डंप ना की जाए किसी भी स्ट्रीम में, या पेस्टिसाइड्स जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए अपनी फील्ड में, तो इस वजह से क्या है, ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। इसी के हमारे पास है लैंड पोल्यूशन, कि हम अपने लैंड को कैसे पोल्यूट करते हैं और क्या इसके कॉजेज हैं। तो कॉजेज में हमारे पास सबसे पहला आता है इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। कि जितना भी हमारा अनट्रीटेड वेस्ट होता है उसको जब हम ले जाकर लैंड पर डायरेक्टली डंप कर देते हैं उसकी वजह से वहां पर लैंड पोल्यूशन हो जाता है। और आपने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी कि 100 ईयर्स के बाद जब वहां पर कोई भी खुदाई हुई तो वहां पर जो प्लास्टिक था वो एज इट इज था, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को ट्रीट कर नहीं डंप करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा और वो बहुत सालों तक जो है वो अपनी सेम कंडीशन में रह सकता है। एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सट्रेटा, वायरस एंड बैक्टीरिया, गार्बेज, वेक्टर्स देयर इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो यहाँ क्या होता है, जब भी हम किसी लैंड पर कुछ भी डंप करते हैं तो उससे क्या होगा, जब डायरेक्ट सनरेज होंगी तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है वो एक्टिव हो जाती है इस सारे गार्बेज पे, क्योंकि इनका जो रेडिएशन इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें या किसी भी मेटल की बात करें तो वो जो है सोलर एनर्जी को जो है वो कंज्यूम करते हैं, उसको जो है क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एग्जॉशन ऑफ लैंड पोल्यूशन, हैवी मेटल्स आर ट्रांसफर टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कॉज वाटर पोल्यूशन। कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हम जिनको अगर लैंड ही हमारी डिग्रेडेड होगी या लैंड ही हमारा पोल्यूटेड होगा तो हम उससे जितने भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे, कहीं ना कहीं उनके रूट्स से जो है वो सारी एनर्जी है वो पोल्यूशन जो है वो उस खाने में चला जाएगा, उस क्रॉप में चला जाएगा। उसको आपको जब कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत सारी डिसीजेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो एग्रीकल्चर यूज में होता है। तो इसमें अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें फार्मर्स को जो है एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड यूटिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन। कि ये जो हमारे अभी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्दी खाना खाया है वो यही सब चीज़ें बोलते हैं कि जो आज का खाना है वो वैसा नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा केमिकल्स जो है प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते थे, बट आज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है वो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही इशू बनता जा रहा है कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो मोर देन 60% होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नॉइज पोल्यूशन की, आवाज से कैसे पोल्यूशन क्रिएट होता है।
फर्स्ट इसमें जो कॉजेज हैं वो है एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा कि जितने भी रैलीज निकलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब नॉइस पोल्यूशन होता है, या कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें आसपास के लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि उनको जो है वो नॉइस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है। तो नॉइस को कैसे हम मेजर करते हैं, हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो कुछ एक लिमिट में अगर आप उसको यूज़ करते हो तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, बट वो एक नेचुरल कॉज है। तो एयरक्राफ्ट जो है, जब हमारे एयरक्राफ्ट चलते हैं, हमारे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हाई लेवल ऑफ नॉइस। तो नॉइस को हम किस में करते हैं, डेसिबल में। अगर आपसे ये ऐसा यूनिट पूछी जाए तो ये है डेसिबल। और उसके बाद हमारे पास इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, कॉजेज, न्यूरल एंड हार्ट डिसीजेज, क्योंकि जो भी बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा नॉइज जो है वो अच्छी नहीं होती है उनके हार्ट बीट के लिए। एंड जो इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम लिविंग एरियाज की, जितना भी हमारा सिटी एरिया है वहाँ पर हम कोशिश करें कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो उनको ना लगाएं। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन गंगा एंड यमुना रिवर्स। तो गंगा और यमुना जो रिवर्स हैं वो नॉर्थ इंडिया की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेक्रेड रिवर्स हैं। तो इनमें कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनमें पोल्यूशन होता है। तो रिवर एंड स्टेट में देखेंगे कि गंगा जो है वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। और इसमें पोल्यूटेड स्ट्रेच जो है वो है डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, वाराणसी एंड फरक्का बैराज। तो ये जो सारे एरियाज हैं, ये जो हैं स्ट्रेचेज हैं जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा रिवर जो गंगा है वो पोल्यूटेड है। नेचर क्या है इसके पोल्यूशन का, जो इंडस्ट्रीज हैं कानपुर की, वो बहुत बड़ा रीजन है गंगा के पोल्यूशन का। और उसके बाद आता है डोमेस्टिक एंड अर्बन वेस्ट कार्केसेस ऑफ मैन, कि जितना भी हमारा ह्यूमन वेस्ट जो है वो डंप किया जाता है गंगा में। और डोमेस्टिक में जो अगर हम देखें तो हमारा जो घर का जो हम वेस्ट जो है वो गार्बेज बाहर फेंक देते हैं वो वाला वेस्ट। और इंडस्ट्रीज में आता है केमिकल वेस्ट जो कानपुर की इंडस्ट्री जो है वो गंगा में डंप करती है। और उसके बाद पॉल्यूटेंट्स कहाँ हैं, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता एंड पटना। तो ये सारे रीजन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गंगा में पोल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है यमुना, जो है दिल्ली एंड यूपी में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड। और उसके बाद आता है दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद चंबल, मथुरा एंड आगरा, क्योंकि मथुरा एंड आगरा जो रीजन है हमारे पास, आगरा अगर देखें तो ये वाली बेल्ट जो है वो अपनी लेदर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और लेदर में क्या होता है, केमिकल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो यमुना में देखने को मिलता है। और ऐसा बोला गया है कि यमुना में जो फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा थी 2019 में, जिसकी एक पिक्चर जो है वो आप ये देख सकते हो कि ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो रिवर यमुना के ऊपर जो एक क्लाउड्स हैं, ये कोई एक्चुअल क्लाउड्स नहीं है, ये सारी स्मोग है जो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी हमारी डाइंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कपड़े जो क्लोथ्स हैं जिनको डाई किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज में जितना भी केमिकल जो निकलता है उस वेस्ट की वजह से ये स्मोक जो है वो वाटर के ऊपर या रिवर यमुना के ऊपर अराउंड दिल्ली एंड आगरा हमें देखने को मिला है। डाइवर्स ऑफ वाटर टू हरियाणा एंड यूपी, एग्रीकल्चरल रन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर रीजन्स फॉर यमुना पोल्यूशन। और उसके बाद अर्बन वेस्ट फ्रॉम दिल्ली, तो जितना भी हमारा दिल्ली का गार्बेज है या सीवेज है वो डायरेक्टली यमुना में डंप होता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे अनट्रीटेड सीवेज जो हैं, जितने भी हमारे लगभग उसमें अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ द सीवेजेस आर अनट्रीटेड, इनको कोई भी स्टेशन के थ्रू या ट्रीट कर जो है वो यमुना में डंप नहीं किया गया, जिसकी वजह से यमुना में जो पोल्यूशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। वी हैव नमामि गंगा प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमने गंगा को, जो हमारी सेक्रेड रिवर है जिसकी बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस है इस रिवर की, उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोग्राम को शुरू किया, क्लीनिंग बाय इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पोल्यूशन फॉर इट्स वाटर। एंड द यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैज़ लॉन्च द नमामि गंगा प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में देखते हैं। डेवलपिंग सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन्स, की जितना भी सीवेज जो वाटर है हमारा, जैसे ही वो किसी भी टाउन से रिवर में डंप किया जाएगा उसको फर्दर ट्रीटमेंट दी जाएगी, ताकि जो वाटर है, जो अनट्रीटेड वाटर है, वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, की इंडस्ट्रीज में जो है वो रेगुलर चेक किया जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है और उन पर कुछ एक टैक्सेस या फाइन्स जो है वो लगाए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट स्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, तो जो एफॉरेस्टेशन क्या हो गया, जब हम बहुत सारे ट्रीज जो है अलोंग गंगा रिवर जो है लगाएंगे, ताकि जितना भी हमारा अराउंड
जो एरिया है, जितना भी हमारा रिवर बैंक एरिया है वो इरोडेड ना हो, और उसके बाद जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है ट्रीज की वजह से वो भी मेंटेन रहे। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस की जितना भी सरफेस एरिया है जिसमें अगर उसमें कोई प्लास्टिक देखने को मिलता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उस पर फ्लोट करता है, तो उसकी क्लीनिंग जो ऑन सरफेस है वो भी हो जाए। एंड डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। Getting public awareness to avoid adding pollutants into the river even in the form of rituals। क्योंकि आपने बहुत सारे रिचुअल्स में देखा होगा कि आप फ्लावर्स या आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप गंगा रिवर में डालते हो वो इनडायरेक्टली उसको बहुत कम लेवल पर भी लेकिन बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है उसके पोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, पुअर सैनिटरी कंडीशन, सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, पीसेज ऑफ मेटल्स, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लासेस, वेयर प्लास्टिक कंटेनर, एशेज, गार्बेज एंड सीडीज मेक सॉलिड वेस्ट। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल में। एंड सोर्सेज क्या होते हैं हमारे अर्बन वेस्ट के? फर्स्ट होता है हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट्स थ्रोन इन पब्लिक लैंड्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, साइट्स। तो हाउस होल्ड जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे रेगुलर घर के गार्बेज होता है, जितना भी हम जो हाउस वेस्ट होता है, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो आ जाता है हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट्स में। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सोर्स होता है अर्बन वेस्ट का वो होता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, जो होता है थ्रोन इन लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स। तो ये जो हमारा अगर हम देखें ग्लास है या यहाँ पर मेटल है या हमारे पास ये हम देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक कोई चीज़ है, तो ये सारा जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल में आ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी ग्लास इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर ग्लास वेस्ट गिरता है। और उसके बाद जो हमारे पास लैंड है, लैंड भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। है रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है हम ऑलरेडी माइग्रेशन वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है और क्या उसके रीजंस होते हैं। तो रीजंस में क्या होता है, डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज। क्योंकि अगर हम क्या जो यूजुअली हमारे होते हैं ये होते हैं पुल फैक्टर्स में, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसकी वजह से रूरल एरिया से बहुत सारे लेबर जो है वो अर्बन एरिया में अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड होती है। इसी वजह से रूरल एरियाज में जहाँ लो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। एंड अनडेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जॉब्स भी जो है वो बहुत कम होती हैं। पीपल माइग्रेट टू बिगर सिटीज़, क्योंकि उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल एरियाज में वो बहुत कम होता है और यहाँ पर जो सैलरीज होती है वो भी बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। कोई भी रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेट करता है तो वो एक अर्बन एरिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है। और जब रूरल टू अर्बन आता है तो उसे बहुत सारे चेंजेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हाउसिंग फैसिलिटीज होती हैं वो रूरल एरियाज के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका जो एक उसमें हमें बहुत सारी स्लम्स भी जो है वो देखने को मिलती हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इन स्लम्स में? दीज आर लीस्ट चॉइस, कि यहाँ पर चॉइसेस बहुत कम होती हैं, यहाँ पर इतने अच्छी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिलती हैं। क्लस्टर्ड हाउसेज, क्योंकि यहाँ पर जो है हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है बिग सिटीज़ में और वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड हाउसिंग में जो है वो रहना पड़ता है। एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, तो अब जब इतने क्लोज रहेंगे यहाँ पर सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इसलिए हाइजीनिक कंडीशंस में भी जो है वो इनको प्रॉब्लम आएगी। एंड पुअर वेंटिलेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लस्टर्ड है, इतने ज़्यादा कंजस्टेड है कि यहाँ पर वेंटिलेशन जो प्रॉपर एयर सप्लाई है वो नहीं हो पाता है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, की यहाँ पर जो सीवेज है वो भी इवन ओपन होता है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती और लाइट भी जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है वो उनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट्स, लो पेड वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उनको रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज में थोड़ी तो जॉब्स में अच्छी इनकम मिल रही है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो एक बड़े सिटी में जो है वो इजीली सर्वाइव कर पाए, इसलिए लो पेड वर्कर्स क्या होते हैं वो नैरो स्ट्रीट्स में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड सिचुएशन वहाँ पर रहती है। प्रोन टू डिसीजेज, एल्कोहलिज्म, वेंडलिज्म, एपैथी, सोशल एंड एक्सक्लूजन। इन कंडीशंस की वजह से या सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर बहुत सारे डिसीजेज जो है वो देखने को मिलती हैं। या अल्कोहलिज्म, क्योंकि ये जो है या तो वो क्राइम कर देते हैं कोई भी, या लो पेड वर्कर उनको जब जॉब नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं अल्कोहल की तरफ जो है या ड्रग्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं।
से रिलेटेड अगर हम एक स्लम की बात करें जो है धारावी स्लम, द एशियाज लार्जेस्ट स्लम, और ये है हमारे मुंबई में, दैट इज इन महाराष्ट्र। और ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम है जहाँ पर देर इज ओनली वन रोड अबाउट 90 फीट एंड नैरो स्ट्रीट्स हैं, वन टॉयलेट फॉर एवरी 1440 पीपल की एक जो टॉयलेट है वो अवेलेबल है 1440 पीपल के ऊपर। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सैनिटेशन जो फैसिलिटी है वो कितने लेवल पे प्रोवाइडेड है। एंड 2 to 3 स्टोरेज बिल्डिंग विद रस्टी आयरन गेट्स एंड सिंगल रूम फॉर 12 पीपल, क्योंकि यहाँ पर जो हाउसिंग है वो इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए 12 लोगों को एक ही रूम जो है वो शेयर करना पड़ता है। ट्रीलेस सनलाइट कलेक्टेड गार्बेज, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड हाउसिंग है, इस वजह से सनलाइट भी जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। स्टेगनेंट पूल्स, फाउल वाटर, जो सीवेज है वो भी ओपन है। एंड जरी वर्क, पोट्री, वुड कार्विंग, शेड्यूल कास्ट पीपल आर रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर जो जरी वर्क है, ये जो पोट्री काम है वो बहुत अच्छे लेवल पे होता है और बहुत सारे यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो इन भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एंड वल्नरेबल टू ड्रग्स एब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, जो लैंड पोल्यूशन की वजह से भी होता है और इसके बहुत सारे अलग कॉजेज भी हैं। द लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, जब हम लैंड की अवेलेबिलिटी को एक लिमिट तक यूज ना करते हैं, उसको जो है एक्सप्लॉयट करते हैं, उसकी क्वालिटी जो है उसको डाउन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। Responsible to exert pressure on agricultural land, soil erosion, waterlogging, salinization and alkalinization of land led to land degradation which declines productivity of land, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स है ना ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। सॉइल इरोजन कब होगा? जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है या फिर हम एक ही लैंड को बहुत ही एक्सेस यूज जो उसका हम कर लेते हैं। एंड वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन, तो एल्कनाइजेशन कब होता है? जब हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम एक ही लैंड पर अगर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो उसकी जो सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इन सिंपल वर्ड्स, टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। कि अगर किसी भी एक लैंड की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे जो है उसकी कैपेसिटी जो है आउटपुट देने की वो कम होती जाएगी, उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। एंड ऑल डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी कंसीडर्ड एज वेस्ट लैंड, की सभी जो डिग्रेडेड लैंड होती है उसको भी हम जो है वेस्ट लैंड के अंडर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बट इफ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इज नॉट चेक्ड देन डिग्रेडेड लैंड में बी कन्वर्टेड टू वेस्ट लैंड। की अगर हम इसको एक सर्टन लिमिट तक इसको यूज कर अगर इसको हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, कल्चरेबल लैंड जो है उसको हम कर देंगे कि 5 ईयर्स तक हम किसी एक लैंड को उसको गेन करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो शायद एक वेस्ट लैंड ना बने। एंड नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेसेस बोथ डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ लैंड। कि ये जो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो फर्स्ट आता है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि 121.4 करोड़ की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एग्रीकल्चर पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से एक ही लैंड पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होने की वजह से वो लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, इससे भी जो है ये यही बात बोलना चाह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जो कन्वेंशनल टाइप जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग है, कन्वेंशनल टाइप, इसमें हम बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जो फॉल्टी मेथड्स है किसी भी एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये जो है सॉइल को भी डिग्रेड करते हैं और उसी के साथ साथ लैंड को भी। और इसके साथ हमारे पास ये आता है कि जब ये फ्लो डाउन कर जाते हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ, तो वो वाटर पोल्यूशन भी जो है वो क्रिएट करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि लैंड अगर एक ही लैंड जो है वो कल्चरेबल से वेस्ट लैंड बन जाएगा तो हमें उसके बाद दूसरा लैंड चाहिए होगा, जिसके लिए हमें जो फॉरेस्ट है उनको कट डाउन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज में भी रीजन बनता जा रहा है। एंड हैवी रेन्स, फ्लड्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन की वजह से भी कई बार फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और फ्लड्स क्या करते हैं, जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर होती है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है उसको अपने साथ जो है वो ले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाती है और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जो एक है लैंड डिग्रेडेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।